Hello learners, welcome to Shubhangi Commerce classes. So today topic is quasi contract and kinds of quasi contract. क्वासी कॉन्ट्रैक्ट को हम कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी बोलते हैं और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो क्रिएट किए जाते हैं बाय कोर्ट ऑर्डर। कोर्ट की ऑर्डर की वजह से क्रिएट करते हैं। वैसे दो पार्टीज़ के बीच में अदरवाइज कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता अगर कोर्ट उस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बनाता। ना क्वासी कॉन्ट्रैक्ट is based on the principle unjust enrichment of one person at the cost of another. अनजस्ट एनरिचमेंट ऑफ वन पर्सन एट द कॉस्ट ऑफ अनदर का मतलब है किसी एक का बेनिफिट नहीं होना चाहिए दूसरे के लॉस के ऊपर। अगर एक बंदे का बेनिफिट हो रहा है और दूसरे का लॉस हो रहा है, इसीलिए कोर्ट ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाए। नाउ काइंड्स ऑफ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स हमारे पास 5 टाइप्स के हैं। सेक्शन 68 टू सेक्शन 72 में सारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे। फर्स्ट इज सेक्शन 68। अब सेक्शन 68 में है सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़। सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज़, कोई भी पर्सन इनकैपेबल है जो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, माइनर, लुनेटिक, इडियट, अगर उसको और उसकी फैमिली में किसी को जो उस इनकैपेबल पर्सन के ऊपर डिपेंडेंट है उसको नेसेसरी सप्लाई की जाती हैं किसी थर्ड पार्टी से, तो थर्ड पार्टी लायबल होगा कि वो माइनर ल्यूनेटिक की प्रॉपर्टी में से, ओनली प्रॉपर्टी या एस्टेट में से उसकी रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। सो ये कोर्ट ने दोनों के बीच में, दैट इज़ द इनकम्पिटेंट और इनकैपेबल पर्सन एंड द अदर इज़ द थर्ड पार्टी जो उसको नेसेसरी पर प्रोवाइड कर रहा है, उन दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप किया। अगर ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तो बेनिफिट किसको हो रहा था? माइनर को, और लॉस किसका हो रहा था? थर्ड पार्टी का। तो इसीलिए कोर्ट ने क्लेम किया कि दोनों पार्टीज़ के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट होगा ताकि किसी का बेनिफिट और दूसरे का नुकसान ना हो सके। और थर्ड पार्टी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उस कंसर्न पर्सन जो इनकम्पिटेंट है उसकी एस्टेट और प्रॉपर्टी में से ही रीइंबर्समेंट क्लेम कर सकता है। नाउ लेट्स रीड सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज। रिमेंबर द सेक्शन 68। इफ अ पर्सन incapable of entering into a contract or anyone whom is legally bound to support, maybe his parents, guardian, कोई भी हो सकता है जो उसके ऊपर डिपेंडेंट होंगे, is supplied by another with necessaries suited to his life in condition, the person who has furnished such supplies is entitled to be reimbursed from the property. मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, प्रॉपर्टी वर्ड है, कैश में या किसी और तरीके से नहीं, सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी और एस्टेट में से ही क्लेम कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए सप्लाइज बी, अ ल्यूनेटिक था वो, विद नेसेसरी सूटेबल टू हिज कंडीशन इन लाइफ, सो ए एंटाइटल्ड होगा टू बी रीइंबर्स्ड फ्रॉम बीज प्रॉपर्टी, वो क्लेम कर सकता है बी की प्रॉपर्टी में से। नेक्स्ट इज सेक्शन 69, पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन। अब पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन का क्या मतलब होगा? सपोज एक बी लैंड होल्डर है जिसके पास लीज पे एक लैंड है और जो उसका ज़मींदार है दैट इज़ ए, उसने टैक्सेस पे नहीं किए गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट ने एक एडवर्टाइजमेंट निकाल दी कि वो प्रॉपर्टी सेल करने वाले हैं। अब जो बी है वो इंटरेस्टेड पार्टी है, वो उस लैंड में काम भी करता है, एम्प्लॉई है, नहीं तो उसकी एम्प्लॉयमेंट चली जाएगी। सो वो इंटरेस्टेड पार्टी है, इसलिए ज़मींदार के बिहाफ पे बी ने, एम्प्लॉई ने पेमेंट की है ऑफ टैक्सेस टू द गवर्नमेंट, तो इसलिए अब बी ने पेमेंट की है तो बी का नुकसान हो रहा है और ए जो है वो बेनिफिट में है क्योंकि उसको टैक्सेस पे नहीं करने पड़े। इसी वजह से कोर्ट ने उन दोनों के बीच में एक क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बनाया, दैट इज़ बाय कोर्ट ऑर्डर की वजह से जो कॉन्ट्रैक्ट बना कि देयर विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ए एंड बी, मतलब लैंड जो जिसके पास लीज पे है लैंड और जो उसका ओनर है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा
कि जब भी ए के पास पैसे आएंगे ही विल रिटर्न इट टू बी, तो बी को पैसे वापस मिल जाएंगे. दैट इज़ नोन एज क्वासी कॉन्ट्रैक्ट. एंड सेक्शन 69 में पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. सो इस केस में इंटरेस्टेड पर्सन कौन था? जिसके पास वो लैंड थी लीज पे, क्योंकि वो उस पर काम भी करता था. सो ही इज़ द इंटरेस्टेड पर्सन. सो लेट्स रीड पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन. A person who is interested in payment of money which another is bound by law to pay. ज़मींदार ने पेमेंट करनी थी लेकिन की किसने? उस एम्प्लॉय ने. एंड हु therefore pays it is entitled to be reimbursed by the other. तो उसको रिम्बर्समेंट मिलेगी. एग्जाम्पल, सेम एग्जाम्पल है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया. दैट इज़ बी होल्ड्स लैंड इन बंगाल ऑन लीज ग्रांटेड बाय ए. लीज पे बी के पास लैंड है. ए जो है उस लैंड का जमींदार है. द रेवेन्यू पेबल बाय ए टू गवर्नमेंट बीइंग इन एरियर्स में आउटस्टैंडिंग उसने पे नहीं किए. हिज लैंड इज एडवर्टाइज फॉर सेल बाय द गवर्नमेंट. इसीलिए गवर्नमेंट ने सेल के लिए उसकी लैंड एडवर्टाइज कर दी. अंडर द रेवेन्यू लॉ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सच सेल विल बी एनुलमेंट ऑफ बीज लीज. बी टू प्रिवेंट द सेल एंड कॉन्सिक्वेंट एनुलमेंट ऑफ हिज ओन लीज पेज टू द गवर्नमेंट. उस लैंड को बचाने के लिए, अपनी जॉब को बचाने के लिए बी ने पे कर दी गवर्नमेंट को जो भी सम उसने ए ने पे करना था, और मे बी टैक्सेस. ए इज़ बाउंड टू मेक गुड द अमाउंट बी अमाउंट सो पेड. जो भी ए ने पे करना था वो बी को रीइंबर्स करेगा. नेक्स्ट इज सेक्शन 70. सेक्शन 70 में है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट्स. अब ग्रेचुटस का मतलब होता है फ्री. ग्रेचुटस का मतलब होता है फ्री में, कोई कंसिडरेशन नहीं. नॉन ग्रेचुटस का मतलब जो फ्री में नहीं है. व्हेन अ पर्सन लॉफुली डज एनीथिंग फॉर अनदर पर्सन और डिलीवर्स एनीथिंग टू हिम नॉट इंटेंडिंग टू डू सो ग्रेचुटसली एंड सच पर्सन एंजॉयज द बेनिफिट देयरऑफ, the later is bound to make compensation to the former or to restore the things to be done or delivered. अब इसमें सपोज करते हैं मेरे ही फ्रेंड ने मेरी फैक्ट्री में रॉ मटेरियल छोड़ दिया. जो रॉ मटेरियल मेरे बाय मिस्टेक रॉ मटेरियल छोड़ दिया. अब वो रॉ मटेरियल मेरी फैक्ट्री में यूज़ होता था तो इसलिए मैंने वो यूज़ कर लिया अपने लिए. नाउ जो फ्रेंड था बी, लेट्स से फ्रेंड बी कम्स टू मी कि मुझे तो उसके पैसे चाहिए, मैंने गलती नहीं तो मुझे सामान चाहिए कि मैंने वो गलती से छोड़ दिया था. अब वो एक्ट था नॉन ग्रेशियसली, फ्री में तो मिलेगा नहीं. तो इसीलिए दोनों के बीच में कोर्ट ने एक ऑर्डर क्रिएट कर दिया. कोर्ट के ऑर्डर की वजह से एक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया विच इज़ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन दी ए एंड दी फ्रेंड बी कि वो पेमेंट करेगा नहीं तो उसका सामान वापस करेगा. बिकॉज ही हैज़ यूज्ड, तो इसीलिए उसको वापस कैश में पेमेंट उसे करनी पड़ेगी. सो सी एग्जाम्पल, ए अ ट्रेड्समैन लीव गुड्स एट बीज हाउस बाय मिस्टेक. बी ट्रीट्स द गुड्स एज हिज ओन, ही इज़ बाउंड टू पे. तो उसने अपने गुड्स समझ के उसे यूज़ कर लिया, सो उसे पेमेंट करनी पड़ेगी. A saved B's property from fire. A is not entitled to compensation from B if the circumstances shows that intended to act gratuitously. अगर वो gratuitously फ्री में किया गया तो नहीं होगी कोई भी entitlement. लेकिन अगर नॉन gratuitously है कि फ्री में नहीं की उसने मदद, तो A को compensation पे करना पड़ेगा. Next section is section 71, that is रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स. अब फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, जैसे मान लो तुम्हारी एक रिंग, डायमंड रिंग गुम जाती है, तो अब जिसको डायमंड रिंग वो मिलेगी वो उसका ओनर होगा जब तक वो ट्रू ओनर को ढूंढ नहीं लेता. अब दोनों में कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. दैट इज़ दोनों में के बीच में कोर्ट ने क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट कर दिया कि जब भी उसको ट्रू ओनर मिलेगा ही विल रिटर्न इट बैक. लेकिन अगर मान लो उसने साल भर ट्रू ओनर को ढूंढा लेकिन उसे नहीं मिला, तो जो ट्रू ओनर है वो बाद में साल में आके बाद क्लेम कर रहा है अपनी रिंग. अगर तो उसके पास वो डायमंड रिंग होगी तो वो देनी पड़ेगी उसको.
अगर नहीं है तो उसको वो क्लेम करना पड़ेगा। लेकिन अब दूसरा पर्सन भी बोलेगा कि मैंने तुम्हें ढूंढने में साल भर जो एक्सपेंस किए वो कौन क्लेम करेगा। तो कोर्ट ने ये बोला है जिसकी वो रिंग थी, जिसको ट्रू ओनर को वो पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी उसको ढूंढने में थर्ड पार्टी का जो भी खर्चा आया। सो अ पर्सन हु फाइंड्स गुड्स ऑफ अनदर and takes him in his custody, he is subject to same responsibilities as bailey. He is bound to take as much care as a man of prudence, ordinary prudence, under similar circumstances take off his own goods of same bulk, quantity and quality and value. If he does not, he will be guilty of wrongful conversion of property. Till the owner is found, the property in goods will vest with the finder. जब तक गुड्स का ट्रू ओनर नहीं मिलता तब तक वो गुड्स फाइंडर के होंगे, एंड ही विल रिटेन द गुड्स एज हिज ओन अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। सेम एग्जाम्पल है, एफ पिक्स अप अ डायमंड रिंग ऑन द फ्लोर ऑफ के शॉप की बार को उसके एफ को डायमंड रिंग मिली। ही टेक्स इट ओवर टू के एंड कीप इट टिल द ट्रू ओनर इज फाउंड। एफ को मिली थी तो फाइंडर इसमें एफ है, लेकिन एफ ने के को दे दी जिसकी वो शॉप के बाहर मिली है कि जब तक ट्रू ओनर नहीं मिलता अपने पास रखो। नो वन अपियर्स टू क्लेम दी क्वाइट फॉर सम वीक्स इन स्पाइट ऑफ वाइड एडवर्टीजमेंट इन न्यूज़ पेपर, सो एफ क्लेम्स द डायमंड फ्रॉम के। अब एफ उसका फाइंडर था तो ट्रू ओनर के बाद एफ जो फाइंडर है उसकी वो डायमंड रिंग हो जाती है, तो के से उसने क्लेम की, बट के रिफ्यूजेस टू रिटर्न। तो इन दोनों के बीच में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट है, के को वो रिंग रिटर्न करनी पड़ेगी क्योंकि ट्रू ओनर के बाद वो सामान उसको मिलता है जिसको वो सामान मिला था, दैट इज़ द फाइंडर ऑफ द गुड्स। 72 मिस्टेक और कोर्शन। अब मिस्टेक और कोर्शन ये जो हमने फ्री कंसेंट में पढ़ा था, दैट कोर्शन का मतलब होता है फॉरबिडन बाय आईपीसी। इसमें वो मीनिंग नहीं है, इसमें कोर्शन का मतलब है दैट इज़ फोर्सफुली, सम एक्ट डन फोर्सफुली और प्रेशियसली, गलती से हो गया कोई काम। ए ने बी को पैसे देने थे 2 लाख, बाय मिस्टेक उसने 3 लाख दे दिए, तो वो 1 लाख जो है वो रिम्बर्स होगा क्योंकि उसने बाय मिस्टेक और अंडर कोएशन गलती से ज़्यादा अमाउंट दे दिए। सो लेट्स रीड, ए पर्सन whom money has been paid or anything delivered by mistake or under coercion, that is under pressure, must repay or return it to the person who paid it by mistake. तो उसको वापस करनी पड़ेगी। A pays sum to B by mistake, it is really due to C. C को देनी थी लेकिन उसने गलती से B को दे दी, तो B को जो है वो रिफंड करनी पड़ेगी, बट C डायरेक्टली रिफंड क्लेम नहीं कर सकता, जिसने वो पैसे दिए वही रिफंड ले सकता है। सो दैट इज़ मिस्टेक और क्वेश्चन। Now let's quickly revise what is quasi contract. Simple quasi contract वो contract है that is created by court order, एक principle के ऊपर based है, that is unjust enrichment of one person at the cost of another. Kinds of quasi contract में हमारे 5 kinds हैं, 5 तरह के quasi contracts हैं सेक्शन 68 से लेके सेक्शन 72 तक। सेक्शन 68 में आएगा सप्लाई ऑफ नेसेसिटीज, सेक्शन 69 पेमेंट बाय एन इंटरेस्टेड पर्सन, सेक्शन 70 है ऑब्लिगेशन टू पे फॉर नॉन ग्रेचुटस एक्ट्स, 71 में आएगा लॉस्ट ऑफ फाइंडर गुड्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स, सेक्शन 72 में आएगा मिस्टेक एंड कोर्शन। सो यू हैव टू रिमेंबर द सेक्शंस, देयर हेडिंग्स और उनमें मीनिंग क्या है। So I hope the topic is clear to all of you.